नमस्कार साथियों। आज से हम शुरू कर रहे हैं कंप्लीट राजस्थान जी के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें राजस्थान की पूरी सामान्य ज्ञान को अध्यायवार डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ और एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू के साथ कवर किया जाएगा। चाहे आप सीईटी, रीट, आरपीएससी के कोई भी एग्जाम या आरएसएसबी के कोई भी एग्जाम, वीडियो, पटवारी, एलडीसी, राजस्थान पुलिस या किसी भी राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह सीरीज आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। इस सीरीज में आपको हर टॉपिक को 2 से 3 पार्ट में पढ़ाया जाएगा, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटे नहीं। तो आज की हम पहली क्लास शुरू कर रहे हैं। तो इसमें राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पार्ट 1 से संबंधित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपको उसका पूरा कंसेप्ट भी यहाँ पे समझाया जाएगा। हर प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ उसका कंसेप्ट भी आपको समझाया जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कंप्लीट राजस्थान जी के एमसीक्यू सीरीज का पहला अध्याय, राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पार्ट 1। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राजस्थान का भौगोलिक विस्तार किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? तो साथियों, जो राजस्थान का भौगोलिक विस्तार है, ये किन अक्षांशों के मध्य है? तो ये राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में स्थित है। साथियों, कौन से? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में। यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा वो 23 डिग्री 03 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69.30 डिग्री ईस्ट से 78.17 ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राजस्थान का भौगोलिक विस्तार उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? साथियों, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पूछा है, तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हो जाएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। और इसी दृष्टि से राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य बनाता है भारत का। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा? साथियों, राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में? तो साथियों, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? 10.41% भाग राजस्थान में। कितना? 10.41% भाग राजस्थान में स्थित है। और भारत का अगर क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कुल भारत का क्षेत्रफल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो साथियों, जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये किस देश से लगती है? तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये पाकिस्तान से लगती है। और कौन सी सीमा लगती है? पश्चिमी सीमा लगती है। कहाँ की? पश्चिमी सीमा राजस्थान की लगती है। और इसको क्या कहा जाता है? अगर इसकी कहा जिस सीमा को, तो इस सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं इस सीमा को? रेड क्लिफ के नाम से इस सीमा को जानते हैं। और इसकी जो कुल लंबाई है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो राजस्थान की लग रही है पाकिस्तान के साथ, इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों? 1070 किलोमीटर हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कितनी लंबाई हो जाएगी? 1070 किलोमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, आपसे आशा है आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपको आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन जिलों से होकर गुजरती है? साथियों, हमसे प्रश्न नंबर 5 में राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन जिलों से होकर गुजरती है? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी। तो साथियों, ये पांचों जिले शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान में फलौदी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन फलौदी प्रश्न आ जाएगी सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है? तो साथियों, उसका आंसर हो जाएगा फलौदी हो जाएगा। कौन सा? फलौदी सबसे कम सीमा बनाता है और सबसे नवीन जिला है ये जो सीमा बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सीमाएं कुल कितने राज्यों से मिलती है? साथियों, जो हमारा राजस्थान है, इसकी जो सीमाएं कुल कितने राज्यों से लगती हैं? तो साथियों, राजस्थान की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 5 राज्यों से राजस्थान की सीमाएं लगती हैं। अगर देख लिए जाए कि 5 राज्य कौन कौन से, तो पंजाब से सीमा लगती है, हरियाणा से सीमा लगती है, यूपी से सीमा लगती है, एमपी से भी सीमा लगती है और गुजरात से भी राजस्थान की सीमा लगती है। तो कितने जिले, कितने राज्य हो गए? 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है। अब प्रश्न देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 7। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? साथियों, जो राजस्थान का सबसे ऊपर जो जिला है, जो उत्तरी जो जिला है वो कौन सा है? तो साथियों, सबसे उत्तरी जिला राजस्थान का ऑप्शन सी श्री गंगानगर हो जाएगा।
कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी श्री गंगानगर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो कौन सा है, तो साथियों श्री गंगानगर जिले का कोणा गांव, कौन सा साथियों? कोणा गांव है जो श्री गंगानगर जिले का है, ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। इसका राजस्थान का सबसे उत्तरतम बिंदु। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है साथियों? अभी हमने उत्तरी जिला देखा है, अब हमसे दक्षिणी जिला पूछा है, तो साथियों जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बांसवाड़ा राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो बांसवाड़ा जिले का बोरकुंड गांव, कौन सा साथियों? बोरकुंड जो गांव है जो बांसवाड़ा जिले का है, ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर उत्तरतम बिंदु पूछ लिया जाए तो कोणा गांव श्री गंगानगर हो जाएगा, और दक्षिणी बिंदु पूछ लिया जाए तो बोरकुंड बांसवाड़ा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो साथियों राजस्थान का जो सबसे पूर्वी जिला है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। और पूछ ले जाए कि पूर्वी बिंदु कौन सा है राजस्थान का सबसे, राष्ट्र का जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, तो साथियों सिलाना गांव, कौन सा? सिलाना गांव है जो कि धौलपुर जिले में पड़ता है, ये पूर्वी बिंदु हो जाएगा। कौन सा? सिलाना गांव। साथियों हम आपको जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं ताकि एक भी प्रश्न किसी भी टॉपिक का छूटे नहीं, जीरो से लेके ऊपर तक आपको लेके जाएंगे ताकि हर विषय के, हर टॉपिक के सारे प्रश्न कवर हो जाए, या सारे आपको उसके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो राजस्थान के अगर पश्चिमी जिले की बात कर ली जाए तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। और अगर पश्चिमतम बिंदु की बात कर ली जाए तो पश्चिमतम बिंदु जैसलमेर का कटरा गांव, कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का कटरा गांव हो जाएगा। अब राजस्थान के आपको चारों कोने बता दिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, और उसका उन चारों जो जिले हैं उनके बिंदु भी आपको यहाँ पे बता दिए गए। चले अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो साथियों जो कर्क रेखा है ये राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों से होकर गुजरती है। अगर प्रश्न पूछ ले जाए तो कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो दो जिलों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ राजस्थान के दक्षिणी भाग में डूंगरपुर को छूती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो अधिकतम ये किस में से गुजरती है? बांसवाड़ा में से गुजरती है, क्योंकि बांसवाड़ा के बीचों बीच में से गुजरती है और डूंगरपुर को बस छूते हुए गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान को प्राकृतिक रूप से कुल कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है साथियों? तो राजस्थान को जो कुल भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो साथियों राजस्थान को उच्चावच और जलवायु के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चावच और जलवायु के आधार पर इसको चार प्रमुख भौतिक भागों में बांटा गया है, चार प्रमुख भौतिक प्रदेशों में इसको बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के चार प्रमुख भौतिक प्रदेशों के सही नाम क्या है साथियों? जो राजस्थान के चार प्रमुख भौतिक प्रदेश है उनका नाम क्या है साथियों? तो राजस्थान को चार भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, उसका नाम हो जाएगा मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। तो साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, ये राजस्थान के चार भौतिक प्रदेश हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो मरुस्थलीय में पश्चिमी मरुस्थल हो जाएगा साथियों, अरावली का हमारा पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण का पूर्व का जो पठारी भाग है ये चार भौतिक प्रदेश हो जाएंगे राजस्थान के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किन दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है? तो साथियों जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान को किन दो प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है? तो ये राजस्थान को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। किसमें? पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में राजस्थान का विभाजन करती है। और यह 50 कितनी 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा के समानांतर राजस्थान को मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय भागों में बांटती है। कैसे बांटती है? राजस्थान को, मान लो ये राजस्थान का नक्शा हो गया और ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा समानांतर राज्य को मरुस्थलीय और गैर मरुस्थलीय भागों में बांटती है। तो ये मरुस्थलीय इलाका हो जाएगा और ये गैर मरुस्थलीय भागों में ये बांटती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो साथियों अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में जो अनुमानित लंबाई मानी गई है, कितनी मानी गई है साथियों? तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है साथियों?
तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई हो जाएगी 692 किलोमीटर, लेकिन राजस्थान में इसकी जो लंबाई है वो कितनी मानी गई है, तो राजस्थान में इसका लगभग 80% हिस्सा आता है। कितना परसेंट हिस्सा आता है? 80% हिस्सा आता है। तो इसलिए ये इसकी जो राजस्थान में अनुमानित लंबाई मानी गई है वो 550 किलोमीटर मानी गई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में कितनी मानी गई है? 550 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है साथियों? तो अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर हो जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 1722 मीटर है। अगला प्रश्न, गुरु शिखर किस जिले में है साथियों? तो गुरु शिखर किस जिले में? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में हुआ माना जाता है? तो साथियों, जो अरावली पर्वतमाला है इसका निर्माण किस काल में हुआ माना जाता है? तो साथियों, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल है सही हो जाएगा। और अगर विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला पूछ ली जाए और सबसे प्राचीनतम विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला पूछ ली जाए, कौन सी वलित पर्वतमाला पूछ ली जाए जो प्री कैम्ब्रियन काल के, तो उसका ऑप्शन अरावली बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला वलित पर्वतमाला है और ये सबसे प्राचीन, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। इसकी विश्व की, साथियों भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला ये अरावली पर्वतमाला है। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से है? तो साथियों, जो अरावली की पर्वतमाला है इसका विस्तार राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से है? तो इसका जो विस्तार है वह उदयपुर, सिरोही, जयपुर और अजमेर में है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर, सिरोही, अजमेर और जयपुर जिलों में है। और अगर और जिलों की भी बात करें तो ये अलवर जिले में भी फैली हुई है, उदयपुर जिले में भी ये फैली हुई है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली के प्रमुख दर्रों के नाम बताइए साथियों। तो अरावली के प्रमुख दर्रों के नाम आपसे पूछे तो इसके प्रमुख दर्रों में सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देसुरी की नाल आती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल है सही हो जाएगा। अगर पूछ ली जाए साथियों आपसे कि दर्रा किसको कहते हैं, तो पर्वतों के मध्य जो तंग रास्ते होते हैं, कहाँ? पर्वतों के मध्य जो तंग रास्ते होते हैं उनको दर्रा या नाल कहा जाता है। तंग रास्तों को क्या कहा जाता है? दर्रा या नाल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, राजस्थान के अगर सबसे बड़े भौतिक प्रदेश की बात करें तो थार का मरुस्थल, जो कि पश्चिमी रेतीला मैदान है, बिल्कुल ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि जो थार का मरुस्थल है ये राज्य का कुल कितना क्षेत्रफल भाग कवर करता है? साथियों, अच्छा प्रश्न है। कितना क्षेत्रफल कवर करता है राजस्थान का? तो 61.11% ये भाग कवर करता है। किसका? राजस्थान का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, जो थार का मरुस्थल है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से थार के मरुस्थल को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल में आता है? तो साथियों, अभी मैंने आपको बताया था लगभग 66.11% भाग किसमें? थार मरुस्थल में आता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। और यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि लगभग कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो साथियों रेगिस्तान होने के बाद भी लगभग 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है साथियों? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा कि जो थार का मरुस्थल है ये कितने जिलों में फैला हुआ है? तो साथियों, थार का जो मरुस्थल है ये 12 पश्चिमी जिलों में फैला हुआ है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप दौरे किस जिले में पाए जाते हैं? तो साथियों, जो राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप है ये किस जिले में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। और रेतीले टीलों को क्या कहते हैं? बालू का स्तूप कहते हैं। रेतीले जो टीले होते हैं उनको क्या कहते हैं? रेतीले टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बरखान बालू का स्तूप क्या होते हैं साथियों? तो जो बरखान बालू का स्तूप है किस प्रकार के होते हैं? तो ये अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टीले होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये गतिशील अंदर अर्धचंद्राकार जो बालू के टीले होते हैं ये मरुस्थलीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर पूछ लिया जाए कि मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो बरखान, या जिनको अर्धचंद्राकार बालू के टीले के नाम से जाना जाता है, यही जिम्मेदार होते हैं। अगला प्रश्न, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप किस क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो साथियों, जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है जैसलमेर के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पे? जैसलमेर जिले के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। और ये जो टीले होते हैं पवनों की समानांतर दिशा में बनते हैं। कैसे बनते हैं? पवनों की जो हवाएं चलती है उनकी समानांतर दिशाओं में ये बनते हैं, तो इनको पवनानुवर्ती भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मरुस्थलीकरण के प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है साथियों? ये प्रश्न भी बहुत अधिक पूछा जाता है कि प्रश्न आपको दे दिया जाता है कि मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक कारण कौन से नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मरुस्थलीकरण के प्रमुख प्राकृतिक कारण क्या है? तो साथियों देख लेते हैं कि नेचुरल कारणों में मरुस्थलीकरण के कौन-कौन से आते हैं। तो नेचुरल जो कारण है उनमें कौन-कौन से हो जाएंगे देखते हैं। अत्यधिक सिंचाई, नगरीकरण या औद्योगिकीकरण या उच्च तापमान और कम वर्षा। अगर प्राकृतिक कारण की बात करी जाए तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, उच्च तापमान और कम वर्षा मरुस्थलीकरण के प्राकृतिक कारण हैं। बाकी के सब कैसे ये प्राकृतिक कारण नहीं है, ये कृत्रिम कारण हो जाएंगे क्योंकि इनके द्वारा ये मानव निर्मित होते हैं, ये मानव के द्वारा ये सब किए जा रहे हैं, इसलिए नेचुरल कारण नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मरुस्थलीकरण के प्रमुख मानवीय कारण क्या है साथियों? मानवीय कारण हमसे पूछ लिए गए हैं कि कौन कौन से हैं, तो साथियों देखते हैं। ज्वालामुखी नहीं साथियों, ज्वालामुखी नेचुरल, सुनामी भी नेचुरल हो जाएगा, भूकंप भी नेचुरल हो जाएगा, लेकिन अतिचारण, वनों की कटाई और अवैज्ञानिक कृषि ये मरुस्थलीकरण के प्रमुख मानवीय कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रमुख उपाय क्या क्या किए गए हैं साथियों? तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए वृक्षारोपण और चारागाह का विकास बिल्कुल सही, बालू का स्तूप स्थिरीकरण ये भी सही हो जाएगा, जल संरक्षण की तकनीकें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त, सभी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र कौन सा है साथियों? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र की बात कर ली जाए तो उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा? उड़िया का पठार, जो कि कहाँ पर स्थित है? सिरोही जिले में स्थित है और गुरु शिखर के नीचे स्थित है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात कर ली जाए तो लगभग 1362 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाड़ौती का जो पठार है ये किन जिलों में स्थित है? तो साथियों हाड़ौती में आपको पता है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले आते हैं, तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये हाड़ौती का जो पठार है ये दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, जो कि किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो ये जो हाड़ौती का पठार है ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किन चट्टानों से निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ का पठार किन जिलों में विस्तृत है? तो साथियों मेवाड़ का जो पठार है ये राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर जिलों में विस्तृत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छप्पन का मैदान किस जिले में स्थित है? तो साथियों जो छप्पन का मैदान है ये किस जिले में स्थित है? तो साथियों जो छप्पन का जो मैदान है ये आपको पता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिले के मध्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर बेसिन की पूछ ली जाए तो ये माही नदी के बेसिन में स्थित है। कौन से? माही नदी के बेसिन में स्थित है। कौन सी? माही नदी के में। और इसको अगर छप्पन क्यों कहा जाता है साथियों? तो ये छप्पन नदी और जो नाले हैं, नदी नालों के समूह के कारण इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। किस कारण कहते हैं? छप्पन नदी नालों के समूह के कारण इसको छप्पन का मैदान कहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। मगरा प्रदेश किस भौगोलिक विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो साथियों जो मगरा प्रदेश है ये कटी-पटी पहाड़ियां और पथरीले भूभाग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मगरा प्रदेश। अगर बात कर ली जाए कि स्थान, तो ये उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट और पथरीली पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। कहाँ? उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित अवशिष्ट और पथरीली पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोडवाड़ क्षेत्र किन जिलों में फैला हुआ है साथियों? तो जो गोडवाड़ क्षेत्र है ये पाली, जालोर और बाड़मेर जिले में फैला हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और लूनी लूनी जो नदी है और उसकी सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र को क्या कहता है? गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। लूनी और उसकी जो सहायक नदियों के अफवाह क्षेत्र को गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेखावाटी क्षेत्र किन जिलों में स्थित है? तो साथियों जो शेखावाटी का जो क्षेत्र है ये सीकर जिला इसमें मुख्य होता है। शेखावाटी का नाम सुनते सीकर याद आ गया होगा, तो सीकर, झुंझुनू, चूरू ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38। पूर्वी राजस्थान के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? साथियों जो पूर्वी राजस्थान के मैदान का जो निर्माण है ये किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो साथियों इसमें प्रमुख रूप से नदियां जो आती हैं चंबल, बनास, बाणगंगा और माही आती है, क्योंकि ये जो मैदानी भाग है नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, इसलिए ये अत्यधिक उपजाऊ है। किस प्रकार की मिट्टी से बनाई है? नदियों द्वारा बिछाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है, इसलिए ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीहड़ स्थलाकृति राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है? साथियों बीहड़ का नाम सुनते ही आपको चंबल याद आ गया होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चंबल बेसिन सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर बीहड़ के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चंबल के जो बीहड़ों का निर्माण हुआ है ये किस प्रक्रिया से हुआ है साथियों? जो चंबल के जो बीहड़ों का निर्माण हुआ है ये अवनलिका अपरदन के वजह से हुआ है। किसकी वजह से हुआ है? अवनलिका अपरदन की वजह से हुआ है, क्योंकि जो नदी का तीर बहाव होता है, तीर बहाव के द्वारा जो मिट्टी की ऊपरी परत कटने से जो गहरी खाइयां बन जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि पूर्णतः राजस्थान में नहीं है? साथियों, पूर्णतः राजस्थान में नहीं बहती हो ऐसी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो साथियों, पूर्णतः राजस्थान की जो नहीं है वो हो जाएगी ऑप्शन सी, चंबल हो जाएगी। चंबल की जो कुल लंबाई है 966 किलोमीटर है, परंतु ये पूर्ण राजस्थान की नदी नहीं है। और अगर पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपसे पूछ ली जाएगी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती हो, तो ऑप्शन बी बनास बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी अंतःप्रवाह की नदी कौन सी है साथियों? तो राजस्थान की सबसे लंबी जो अंतःप्रवाह की नदी है ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। घग्गर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको मृत नदी या सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मृत या सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। और अगर आंतरिक अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी भी पूछ ली जाए, आंतरिक अफवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ ली जाए तो घग्गर उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ है साथियों? तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है ये अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है, और ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अगर पूछ ली जाए कि ये कहाँ विलुप्त होती है, तो कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि लूनी नदी का जल आगे चलकर बालोतरा के बाद खारा क्यों हो जाता है? तो साथियों, जो लूनी नदी का जो जल है वो कहाँ तक मीठा रहता है? वो बालोतरा तक मीठा रहता है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। और क्यों होता है? तो ये लवणीय मिट्टी के जो संपर्क में आ जाती है, तो इस कारण ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बालोतरा जो कि बाड़मेर के पास है, ये जल यहाँ तक मीठा रहता है किसका? लूनी नदी का। फिर लवणीय जो मिट्टी है उसके संपर्क में आने के कारण इसका जो जल है वो कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है साथियों? खारा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनास नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ पे है साथियों? तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है ये खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले से, कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले से स्थित है, और इसी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? बनास नदी को जाना जाता है, जो कि खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंबल नदी राजस्थान के किन जिलों से होकर बहती है? तो साथियों, जो चंबल नदी है ये राजस्थान में, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जिलों से निकलती है, कितने जिलों से होकर बहती है, तो 6 जिलों से होकर बहती है। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। 6 जिले कौन-कौन से हो जाएंगे? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्तौड़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो साथियों, जो माही नदी का उद्गम स्थल है राजस्थान में नहीं होता। तो हम देखते हैं राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश ऑप्शन दिया है, तो अमरोह की पहाड़ियां राजसमंद से इसका उद्गम होता है। किसका? माही नदी का, अमरोह की पहाड़ियों से। और माही नदी मध्य प्रदेश की मेहर झील से निकल राजस्थान में उल्टे आकार में बहती है, तो यू आकार में ये बहती है। तो साथियों, अगर पूछ ली जाए कि राजस्थान में यू आकार में कौन सी नदी बहती है, तो माही नदी बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। घग्गर नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है साथियों? तो घग्गर नदी राजस्थान के किस भाग में बहती है साथियों? ये घग्गर नदी उत्तरी भाग जो कि गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में ये बहती है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ से निकलती है? ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? और ये राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में साथियों ये हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है, और इसको मृत नदी की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कौन सी नदियां अरब सागर में जल ले जाती है? साथियों, अरब सागर का अफवाह तंत्र कौन सा हो जाएगा? तो अरब सागर में साथियों देखते हैं, बनास तो नहीं ले जाती, लूणी, माही, साबरमती और पश्चिमी बनास तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लूणी, माही, साबरमती और पश्चिम बनास ये अरब सागर का अफवाह तंत्र का हिस्सा है। अरब सागर में अपना जल ले जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में जल पहुंचाती है साथियों? तो बंगाल की खाड़ी में जल पहुंचाने में बनास, चंबल और बाणगंगा ये अपना जल बंगाल की खाड़ी तक ले जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसके माध्यम से ले जाते हैं? तो यमुना के माध्यम से ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो कौन सी हो जाएगी साथियों? तो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील ऑप्शन सी सांबर हो जाएगी। यहाँ पर देश के लगभग 8.7% नमक का उत्पादन होता है सांबर झील से। और अगर भारत की पूछ ली जाए तो भारत की ये दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी
मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन-सी है साथियों? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की जो कृत्रिम झील हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी ऑप्शन ए जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। और अगर इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाए, तो अगर आपको जयसमंद न देकर ढेबर झील दे दिया जाए, कौन-सी? ढेबर झील दे दिया जाए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो निर्माण है वो किन्होंने करवाया था? तो इसका जो निर्माण है वो महाराणा जयसिंह ने करवाया था। महाराणा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सामर झील का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ था साथियों? जो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जहाँ से देश के 8.7% नमक का उत्पादन होता है। ये इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ था साथियों? तो इसका जो निर्माण है वो विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेट थी, उनके कारण और पवन क्रिया के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भौगोलिक दृष्टि से ये एक प्राकृतिक झील विवर्तनिक झील है। किस प्रकार हुआ था? विवर्तनिक एवं पवन क्रिया के द्वारा। डीडवाना, पचपदरा, नूनकरणसर झीलों में क्या समानता है साथियों? तो डीडवाना, पचपदरा जो नूनकरणसर झील है, ये सभी एक प्रकार से खारे पानी की झील है। कैसी है? खारे पानी की झील है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में अंतःस्थलीय अफवाह का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे साथियों? तो राजस्थान में जो अंतःस्थलीय अफवाह का सर्वाधिक जो विस्तार है, ये उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे? अंतःस्थलीय अफवाह क्षेत्र उत्तरी व पश्चिम राजस्थान में, जो कि राजस्थान के लगभग 60% भूभाग पर आंतरिक अफवाह तंत्र है। कितने प्रतिशत भाग पर? 60% भूभाग पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा है ये कहाँ पर होती है? तो साथियों, राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा है ये हाड़ौती के पठार, जो कि दक्षिण पूर्व में स्थित है, और माउंट आबू में होती है। कहाँ पर होती है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा? अगर क्षेत्र के हिसाब से पूछ ले जाए तो हाड़ौती के पठार में, माउंट आबू में होती है। और अगर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले जाए तो साथियों, सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है ये माउंट आबू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? माउंट आबू हो जाएगा। और अगर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो झालावाड़ इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो साथियों, जो न्यूनतम वर्षा है पश्चिमी मरुस्थल, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है, यहाँ पर होती है। और अगर गांव आपसे पूछ लिया जाए तो जैसलमेर जिले का सम गांव, कौन सा? सम गांव, यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, जो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरावली पर्वतमाला का वर्षा वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? जो अरावली जो हमारी पर्वतमाला है, जो पूर्वी मरुस्थल, पूर्व पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी भाग को व्यक्त करती है, इसका राजस्थान में वर्षा वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, ये मानसूनी जो हवाएं होती है, इनके समानांतर होने के कारण वर्षा में बाधक होती है, क्योंकि जो अरब सागर का मानसून है, कौन सा? अरब अरब सागर का जो मानसून है वो अरावली के समानांतर बिना टकराए सीधा निकल जाता है। कैसे निकल जाता है साथियों? अरब सागर का जो मानसून है अरावली के समानांतर बिना टकराए निकल जाता है, इस कारण ये वर्षा में बाधक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो साथियों, जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, उसमें किसमें सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो साथियों, अरावली पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी पूर्वी पठार में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, क्योंकि पर्याप्त वर्षा और अनुकूल जो स्थलाकृति है इसकी, इस कारण अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक वनस्पति मौजूद है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्षा प्राकृतिक वनस्पति के वितरण पर स्थलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? जो प्राकृतिक वनस्पति है कि इसके वितरण पर स्थलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है साथियों? तो ऊंचाई एवं वर्षा की मात्रा वनस्पति का प्रकार वह तय करती है साथियों। जो ऊंचाई एवं वर्षा की जो मात्रा होती है वह वनस्पति का प्रकार तय करती है, क्योंकि जो आबू पर्वत है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जो आबू पर्वत है, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है, यहाँ ऊंचाई के कारण कैसे वन है साथियों? सदाबहार वन है। कैसे हैं? ऊंचाई के कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा मरुस्थल है, मरुस्थल में क्या पाया जाता है साथियों? मरुस्थल में कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। तो साथियों, ऊंचाई एवं वर्षा की मात्रा क्या करती है? वनस्पति का प्रकार तय करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पवन अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो साथियों, जो राजस्थान में पवन अपर्दन है ये सर्वाधिक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिमी मरुस्थल में होता है। और क्यों होता है? क्योंकि वनस्पति का अभाव होता है और तीव्र पवन होती है। किसका अभाव होता है? वनस्पति का। वनस्पति का अभाव होता है और तीव्र वर्षा के कारण, तीव्र पवनों के कारण, किसके कारण? तीव्र तेज पवनों के कारण मिट्टी का कटाव सर्वाधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में जल अपर्दन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? साथियों, राजस्थान में जल अपर्दन जो है वो सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो ये चंबल बेसिन और हाड़ौती क्षेत्र में होता है,
क्योंकि चंबल और उसकी जो सहायक नदियों के तेज बहाव के कारण अमना नली का अपरदन होता है। क्यों होता है? चंबल और उसकी सहायक नदियों के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के जलोढ़ मैदान किन क्षेत्रों में सर्वाधिक विकसित हुए हैं? तो साथियों, अभी मैंने आपको बताया था, जो सर्वाधिक जलोढ़ जो उपजाऊ जो मैदान है राजस्थान के पूर्वी मैदान, जो कि चंबल, बनास और बाणगंगा बेसिन में स्थित है, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी के नाम से जिसको जानते हैं, के जमाव के कारण इनका निर्माण हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के ककरीले व पथरीले भूभाग हम्मादा मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? साथियों, एक तो प्रश्न पूछ ली जाए कि हम्मादा किसे कहा जाता है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, तो ककरीले एवं पथरीले भूभाग को क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो साथियों, ये जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरण और हल्द्वानी हल्द्वानी जिले में, और पोखरण जैसलमेर में ये पाए जाते हैं, जिसको मरुस्थलीय के चट्टानी और पथरीले भाग को क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य उपजाऊ भूमि किस भौतिक प्रदेश में है? तो साथ ही राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य जो उपजाऊ भूमि है पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है, क्योंकि यहाँ नदियों के द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी, जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एवं सिंचाई के साधनों के कारण सर्वाधिक कृषि यहाँ पर होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप का जनसंख्या वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों, तो राजस्थान का जो भौगोलिक स्वरूप है, इसका जनसंख्या वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, इसका जो जनसंख्या वितरण है, इस पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि मैदानों में सघन और मरुस्थलों में विरल जनसंख्या, क्योंकि साथियों मरुस्थल में विपरीत स्थितियां विपरीत होती है, तो वहां पे जो जनसंख्या है वो विरल पाई जाती है, और मैदान जहाँ पे जो जीवन है उसके अच्छे प्रबंध है, सिंचाई जल आदि का अच्छा प्रबंध होता है, तो वहां पर जो है सघन जीवन पाया जाता है, जनसंख्या सघन पाई जाती है। जबकि राजस्थान में थोड़ा सा इसका उल्टा देखा गया है, क्योंकि पूर्वी मैदानों पर 23 डिग्री का जो क्षेत्रफल है, उस पर कितनी परसेंट, लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के साधन, जल के प्रबंध और जीवन उत्तम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिम राजस्थान में बस्तियों का वितरण किन भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? साथियों, जो पश्चिम राजस्थान है, यहाँ पर जो बस्तियां होती हैं, जो निवास के जो स्थान होते हैं, इनका वितरण किन भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है? तो साथियों, मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे करता है, किस पे करता है? जल पर करता है, पानी पर करता है। तो जल की उपलब्धता और समतल भूमि पर पश्चिमी राजस्थान में बस्तियों का वितरण इन भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की खनिज संपदा का अरावली पर्वतमाला से क्या संबंध है? तो साथियों, जो राजस्थान की खनिज संपदा है, इसका अरावली पर्वतमाला से क्या संबंध है? तो साथियों, ये इसको अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? क्या संबंध है? अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, इसलिए अरावली को खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। किसको? अरावली को कहते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप में परिवहन मार्गों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ा है? साथियों, जो राजस्थान के भौतिक स्वरूप का परिवहन के जो मार्ग है, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो साथियों, इसका जो प्रभाव है, मैदानों में रेल व सड़क का जो जाल है वो सघन है, जबकि मरुस्थल या पहाड़ों में क्या है? विरल है। कैसा है? मैदानों में अधिक सघन है, और पहाड़ी और मरुस्थल में विरल है, क्योंकि उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी और दौरे होती है, उनमें सड़कें बिछाना अत्यधिक कठिन और खर्चीला कार्य होता है। चलिए आज का अगला और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान के भौतिक स्वरूप पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ता है? साथियों, अभी और भी प्रश्न है, लास्ट नहीं हो गई। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूप का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, जो मैदानी जो क्षेत्र है उनमें गेहूं व सरसों अधिक होती है, लेकिन जो स्थल में बाजरा व ज्वार ज्यादा होता है, क्योंकि इनके लिए जल की नियमित रूप से और अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन ये बाजरा और जो ज्वार है साथियों, ये बारिश के वर्षा के जल के साथ, थोड़ी सी वर्षा के साथ ये पैदा हो जाते हैं, इसलिए भौतिक स्वरूप पर कृषि का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानचित्र पर राजस्थान के प्रमुख 4 भौतिक प्रदेश अंकित करने के संदर्भ में सही युग्म पहचाने। साथियों, हमको सही युग्म पहचानने, लेकिन अब देखते हैं साथियों। मरुस्थल पश्चिम में पाया जाता है, अरावली मध्य में पाई जाती है, मैदान पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और पठार दक्षिणी पूर्व में पाए जाते हैं। तो साथियों, बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी दक्षिण में, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, सभी उत्तर, ये तो ऑप्शन ही गलत है। और मरुस्थल यहाँ पे पूर्व में दिया गया, जबकि मरुस्थल पूर्व में ना होकर कहाँ पर है? पश्चिम में। अरावली कहाँ पे? उत्तर में ना होकर अरावली कहाँ है? मिड में है, मध्य में है। मैदान कहाँ पे है? पूर्व में। और पठार कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अरावली पर्वतमाला, गुरु शिखर, लूनी नदी एवं सांबर झील का सही जिला सुमिलन कहाँ है? तो साथियों, जो अरावली पर्वतमाला और गुरु शिखर, लूनी नदी एवं सांबर झील का सही सुमेलन पूछा गया है, तो साथियों, जो गुरु शिखर है ये कहाँ पर स्थित है? गुरु शिखर उदयपुर नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा।
गुरु शिखर राजसमंद भी गलत हो जाएगा, गुरु शिखर पाली भी गलत हो जाएगा, तो गुरु शिखर सिरोही में बिल्कुल सही है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, सही है। और सांबर जयपुर ग्रामीण, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। गुरु शिखर लूनी और सांबर काम से स्थान पूछा है, तो ऑप्शन ए में बिल्कुल सही स्थान है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन दिया गया है साथियों, अरावली पर्वतमाला राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा है, इसका मुख्य कारण क्या है साथियों? राजस्थान की अगर मुख्य जल विभाजक रेखा पूछ ली जाए, महान जल विभाजक रेखा पूछ ली जाए, तो क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है जल विभाजक रेखा? अरावली पर्वतमाला है। और ये इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र को अलग करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अरावली के पूर्व का जल कहाँ पे गिरता है साथियों? अरावली के पूर्व का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। कौन सा? पूर्व का जो जल है। और पश्चिम का जो जल है साथियों, पश्चिम का जो जल है वो अरब सागर के अफवाह तंत्र में जाता है, अरब सागर में जाता है, इसलिए महान जल विभाजक रेखा कहलाती है अरावली पर्वतमाला। अगला प्रश्न देखते हैं। थार मरुस्थल का विस्तार रेगिस्तानी मार्च बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है साथियों? मरुस्थल का जो विस्तार है इसको रोकने के लिए जो हमारी नदियों के जल को रोकना ये भी नहीं होगा, कृषि पर रोक लगाना ये भी नहीं, उद्योगों की स्थापना ये भी नहीं, इसको रोकने के लिए साथियों पश्चिमी सीमा पर हरित पट्टी का विकास, साथियों जो ग्रीन बेल्ट का विकास है ये बिल्कुल जरूरी है। पश्चिमी सीमा पर जो वृक्षों की जो सघन गहरी कतारें होती हैं जिन पर वृक्ष लगाए जा रहे हैं साथियों, ये इस प्रकार से जो वन लगाए जा रहे हैं पश्चिमी सीमा पर सघन रूप से जो लगाए जा रहे हैं, इसको रोक कर ही ये जो कतारें हैं हवा की गति को रोककर रेगिस्तान के प्रसार को रोकेंगे, क्योंकि इनके माध्यम से जब बहुत घने वन लगा दिए जाएंगे तो ये हवा के विस्तार को रोकेंगे और जो मरुस्थलीकरण को रोकने में मुख्य रूप से सहायक होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के तुलनात्मक अध्ययन में कौन सा कथन सही है साथियों? जो भौतिक प्रदेशों का तुलनात्मक अध्ययन है इसमें सबसे सर्वाधिक सत्य कथन कौन सा है देखते हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे बड़ा है, जबकि पूर्वी मैदान कृषि में अग्रणी है। बिल्कुल सही हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्रफल में बड़ा है लेकिन जबकि पूर्वी मैदान कृषि में अग्रणी है। बिल्कुल सही, पूर्वी मैदान में कृषि बहुत अधिक होती है और पश्चिमी में जो मरुस्थल है इसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। हाड़ौती का पठार सबसे बड़ा है, ये भी गलत हो जाएगा। पूर्वी मैदान में न्यूनतम वर्षा होती है, जबकि ऐसा नहीं, पूर्वी मैदान में अधिक वर्षा होती है। अरावली में सर्वाधिक कृषि होती है साथियों, ऐसी बात नहीं, कृषि और भी क्षेत्रों में अधिक होती है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक सबसे अच्छा जो कथन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ ही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। आपसे आशा है आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश हैं इसकी क्लास 1 थी, अभी इसको हम 3 पार्ट में पूरा करने की कोशिश करेंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, ताकि कोई भी प्रश्न अधूरा ना रहे। तो पहला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।